मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। नारी शक्ति वंदन बिल। यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट बताऊं कि बिल क्या होता है, अधिनियम कब बनता है और वो कानून कैसे लागू होता है, कानून कब कहलाता है। यहाँ पर बिल जो होता है वो किसी भी टॉपिक पर नियमों का एक समूह होता है, ठीक है। जब वह लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जाता है तब वह बिल या विधेयक के रूप में रहता है। जैसे ही वह लोकसभा से पारित होता है, फिर राज्यसभा से पारित होता है, दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात जब वह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जो है वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत यह बिल है, तो उसमें कम से कम 50% से अधिक, आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यकता होती है। तो यह बिल जब लोकसभा में पेश होता है या किसी भी सदन में पेश होता है, उस सदन में पारित होने के पश्चात जब वह राष्ट्रपति से हस्ताक्षर के लिए जाता है और उसे 50% से अधिक राज्यों की सहमति मिलती है, तब राष्ट्रपति के नाम से यह नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तब यह जो बिल है वो अधिनियम बन जाता है। अब अधिनियम जो है कानून के रूप में जमीन पर यानी कि उस क्षेत्र पर यानी कि पूरे भारत पर जब लागू होता है, तब यह जो अधिनियम है वो कानून कहलाता है। अब हम आते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। वर्तमान में हमने देखा है कि अभी वर्तमान में लोकसभा में 15.2% महिलाएं हैं। कुल महिलाओं की जो संख्या है वो 82 है, ठीक है ना। अब इसी लोकसभा में महिलाओं के सीटों को आरक्षित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि बिल को लाया गया है। भारत सरकार ने विशेष सत्र जो 18 से 22 सितंबर 2023 तक चला, उसमें इस बिल को पेश किया है। अब यह बिल 128वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पेश किया गया है। 19 सितंबर को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को लोकसभा के सदन पर रखा। यह बिल जो है वो 2 मतों के मुकाबले 454 मतों से पारित हुआ और इसमें 83 जो सांसद हैं वो अनुपस्थित थे। तो कुल मिला के यह बिल 2/3 बहुमत से पारित हो गया, ठीक है। चूँकि संविधान संशोधन कोई भी बिल को 2/3 बहुमत से पारित होना रहता है। अब इस बिल लोकसभा में जो है 19 सितंबर को पारित हुआ, इसे राज्यसभा में रखा गया और राज्यसभा में भी यह बिल जो है 21 सितंबर 2023 को पारित हो गया। इसमें किसी भी व्यक्ति ने इस बिल के विपक्ष में सहमति नहीं दी है, यानी कि जितने भी व्यक्ति उपस्थित थे, लगभग 72 व्यक्ति उपस्थित थे, यानी 72 सांसद वहाँ पर उपस्थित थे और सभी सांसदों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो है सहमति प्रदान की। तो इस प्रकार से 2/3 बहुमत ऐसे ही मिल गया। अब यह बिल जब पारित होगा तब वो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर करेंगे। उसके साथ साथ जो है इसके पूरे भारत के 50% राज्यों से भी इसको सहमति लेना आवश्यक है। अभी वर्तमान में यह जो बिल है वो 2024 की लोकसभा में यह काम नहीं आएगा, यानी कि यह लागू नहीं होगा, बल्कि 2029 की जो लोकसभा में है यह बिल पारित होने के बाद लागू होने की संभावना है। अभी बिल का 2 चरण जो है पूरा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि बिल से अधिनियम कब बनता है और अधिनियम से फिर कानून कैसे बनेगा। अब हम लोकसभा की स्थिति की बात करते हैं। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में एससी को 84 सीट और एसटी को 47 सीट जो है वो आरक्षित रखा गया है, यानी कि कुल 131 सीट जो है पहले से ही आरक्षित है। इस बिल के आ जाने से क्या अंतर आएगा? जैसे ही अगर ये बिल कानूनी तौर पर आ जाता है तो लोकसभा में
543 में का 33% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हम कहेंगे कि 181 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। यानी कि वर्तमान में जो लोकसभा में अभी 82 महिलाएं हैं, वो कम से कम 181 सीट तो उनके लिए रहेगी ही, साथ में वह अन्य क्षेत्र से भी जीत कर आ सकती है। तो कुल मिला के 181 सीट तो महिलाएं उपस्थित होगी ही हो। ठीक है। अब इस बिल के पारित होने पर इस बिल को कोटे के अंदर कोटा कहा जाता है। अब कैसे हुआ है कोटे के अंदर कोटा? जैसे मैंने बताया, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत 131 सीट जो है रिजर्व है एसटी और एससी के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एससी को 84 सीट मिला है और एसटी को 47। तो 84 सीट के अंदर से ही 28 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। उसी प्रकार एसटी में जो 47 सीट है, उसमें से 16 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं कि कोटे के अंदर कोटा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 44 सीटें जो है जो महिलाओं के लिए ही आरक्षित हो जाएगी। इसको कोटे के अंदर कोटा कहा जाता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे ही यह बिल कानूनी तौर पे ज़मीनी स्तर पर आएगा, तो उसमें 543 का 33% 181 सीट जो है आरक्षित हो जाएगा। ठीक है। अब आरक्षित होने के साथ साथ मैं पहले आपको बता दूं, यह महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए है जो चुन कर आते हैं। चुनकर जैसे डायरेक्ट, जिसका डायरेक्ट मतदान होता है, जैसे लोकसभा में जो महिला सांसद होती हैं वो चुन कर आती हैं, तो उनमें जितने भी चुन कर आएंगे उन महिला सांसदों के लिए यह बिल जो है लागू होगा, यानी कि 33% महिलाओं के लिए। लेकिन राज्यसभा में तो महिलाएं मनोनीत होकर आती हैं या फिर अप्रत्यक्ष मतदान से आती है, तो इसलिए इस पर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ यह जो बिल है उसके पारित होने से 229A के तहत दिल्ली विधानसभा पर लागू होगा। अब दिल्ली विधानसभा पर लागू होगा, यानी कि 70 में से जो है 23 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। साथ ही साथ यह जो बिल है वो सभी राज्यों के विधानसभाओं पर लागू होगा, और सभी राज्यों के विधानसभा में जहां पर प्रत्यक्ष मतदान से चुनकर आते हैं वहां भी 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब लोकसभा में और विधानसभा में 33% रिजर्व सीट हो जाएगा। दूसरा, यह बिल जो है अभी वर्तमान में 15 वर्षों के लिए रखा गया है और इसमें रोटेशन पद्धति से आरक्षण मिलेगा। इस बिल में मैंने बताया था कि इस बिल को पारित कराने के लिए हमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ेगी। ठीक है। मैंने ये भी बताया कि किस तरह से एसटी कोटा एससी कोटा में बटेगा, उसमें कोटा के अंदर हमको कोटा मिलेगा। ठीक है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, जो बहुत पहले से मांग थी, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है कि किस तरह से इसका इतिहास था, और इस बिल को पास कराने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण जो है ये बिल पास नहीं हुआ। क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, तो इस बिल के पूरी तरह से पास होने की संभावना है। लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर भी हो जाएगा। अब जो अगली बार है कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति। अब ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि 359 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन विधेयक है उसमें कोई भी बिल आता है तो उसके लिए ये चीज़ अनिवार्य होती है कि आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, संसद के दोनों सदन में पारित होना चाहिए। तो इस प्रकार से यह बिल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वर्तमान में हम अगर दुनिया की बात करें तो रवांडा एक ऐसा देश है विश्व में जहाँ पर 61% महिलाएं जो है राजनीति में आती हैं, यानी कि कह सकते हैं राजनीति में उनका सीट है। 61% महिलाएं हैं वहाँ की राजनीति में। क्यूबा जिसमें 53% महिलाएं हैं, निकारागुआ जिसमें 52% महिलाएं जो है वो राजनीति में उनका सीट है। तो इस प्रकार से पहला नंबर पर रवांडा, दूसरा नंबर पर क्यूबा और तीसरा नंबर पर निकारागुआ है। अब हम अपने पड़ोसी देश की बात भी करें तो भी वो हमसे आगे हैं। जैसे बांग्लादेश की बात करें तो 21% महिलाएं जो है संसद के सदन में आरक्षित सीट हैं, और पाकिस्तान की बात करें जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पर 20% महिलाएं जो हैं वहाँ की सदन में उपस्थित हैं। तो कुल मिलाकर हमारे विश्व में भी कह सकते हैं हमारे पड़ोसी देश में जो महिलाओं का सदन की उपस्थिति है वो हमसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास तो 15.2% है ना। अब इसके लागू होने से हमारी जो
महिला आरक्षित सीट है यानी सदन में उपस्थिति है उसमें बढ़ोतरी कम से कम 33% तो हो ही जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें और सीट बढ़ने की संभावना है जो महिलाएं जो हैं जनरल से जीत के आएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं कि अभी लोकसभा में इस बिल के पारित होने पर 181 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, जिसमें से कोटे के अंदर कोटा मतलब 44 सीट तो जो है ST कोटा से होगा और 137 सीट जो है जनरल से होगा। अब यहाँ पर ओबीसी के लिए यहाँ पर कोई सीट निर्धारित नहीं किया गया है, तो इस पर थोड़ा सा विचार जरूर करना चाहिए कि इन्हें भी, क्योंकि ये भी एक आरक्षित वर्ग है और इन्हें इस वर्ग के महिलाओं को भी एक रिजर्व सीट के रूप में यानी अधिकार मिलना चाहिए। 33% हुआ है, एक न एक दिन आगे और से बढ़ेगा कि महिलाओं को 50% यानी कि सीटें जो हैं उनके लिए आरक्षित रहेगी, यानी कि महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिया जाएगा सदन में भी। तो ऐसा बहुत जल्दी हो। विधानसभाओं में भी कई जगह कई स्टेटों ने 50% महिलाओं को आरक्षित करने का फैसला किया है, तो ये स्वागत योग्य है। और आज नहीं तो कल बहुत जल्द ही जो मेन सदन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वहाँ पर भी महिलाओं को 50% सीट रिजर्व जरूर हो पाएगा। इसके लिए प्रयासरत जारी है। ये जो है अभी अपने स्तर के 2 सीढ़ी पार कर चुका है। राष्ट्रपति के बाद तीसरा सीढ़ी होगा, उसके बाद सभी राज्यों से सहमति के बाद चौथा सीढ़ी होने के साथ साथ ये कानून के रूप में जमीनी स्तर पर लागू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।